हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने कंपनी द्वारा खुले बाजार में स्वयं के ऋण पत्र खरीदना, उनको तुरंत रद्द करना, विनियोग के रूप में खरीदना और भविष्य में रद्द करना जैसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत लेखांकन समझा था। आज अपन लाभ में से पूर्व व्यवस्था करते हुए ऋण पत्रों का शोधन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जब किसी निर्धारित तिथि पर ऋण पत्रों का शोधन करना हो तो दूरदर्शी कंपनियां अपने लाभों में से इसकी व्यवस्था कर लेती हैं। सैद्धांतिक तौर पर लाभ में से ऋण पत्रों के शोधन के लिए 3 विधियों में से कोई एक विधि कंपनी अपनाती है। उनमें पहली विधि है संचयी शोधन कोष पद्धति, कम्युलेटिव सिंकिंग फंड मेथड। दूसरी है असंचयी शोधन कोष पद्धति, नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड मेथड। और तीसरी है बीमा पॉलिसी पद्धति, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। अपन इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं संचयी शोधन कोष पद्धति, कम्युलेटिव सिंकिंग फंड या कम्युलेटिव रिडम्पशन फंड मेथड। यह ऋण पत्रों के शोधन के लिए अपनाई जाने वाली सबसे अधिक लोकप्रिय पद्धति है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि वर्ष के वितरण योग्य लाभों में से ऋण पत्र शोधन कोष मतलब डिवेंचर सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर या हस्तांतरित की जाती है। प्रथम वर्ष में इस प्रकार से हस्तांतरित की गई राशि का विनियोग व्यापार के बाहर निश्चित दर से ब्याज अर्जन करने वाली प्रतिभूतियों में कर दिया जाता है। अगले वर्ष पूर्व वर्ष के विनियोगों पर ब्याज प्राप्त होता है और इस ब्याज को भी शोधन कोष में ही हस्तांतरित कर देते हैं तथा प्राप्त ब्याज और उस पर्टिकुलर ईयर में हस्तांतरित की गई राशि, इन दोनों के योग के बराबर राशि का विनियोग व्यापार के बाहर प्रतिभूतियों में कर दिया जाता है। यह क्रम प्रत्येक वर्ष चलता रहता है, अर्थात पहले साल जो पैसा ट्रांसफर किया उसका विनियोग पहले साल में कर दिया, दूसरे साल में पहले साल के विनियोग पर ब्याज आया तथा दूसरे साल जो ट्रांसफर किया पैसा रिडम्पशन फंड में, इन दोनों की जोड़ के बराबर विनियोग कर दिया। तीसरे साल में पहले और दूसरे साल के विनियोगों का ब्याज आया प्लस तीसरे साल जो पैसा ट्रांसफर किया रिडम्पशन फंड में, इसकी जोड़ विनियोग कर दी। यह क्रम चलता रहेगा और शोधन वाले वर्ष में पूर्व के वर्षों तक जो क्रम चला है वो नहीं चलता है। शोधन वाले वर्ष में ब्याज तो प्राप्त होता है और उस वर्ष में राशि भी सिंकिंग फंड में हस्तांतरित होती है, परंतु विनियोग नहीं किया जाता, बल्कि जो विद्यमान विनियोग हैं शोधन कोष के उनको बेचा जाता है और शोधन की राशि के लिए व्यवस्था की जाती है। तो शोधन वाले वर्ष में शोधन कोष विनियोग पत्रों का विक्रय कर दिया जाता है। विक्रय पर होने वाले लाभ या हानि को शोधन कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है और ऋण पत्रों के शोधन के बाद शोधन कोष का जो अंतिम शेष है वो सामान्य संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। विनियोग पत्रों का क्रय, इन पर ब्याज का लेन देन, राशियों का पुनर्विनियोग, समय समय पर किस्तों में ऋण पत्रों का शोधन अथवा एक मुश्त शोधन आदि कार्य कंपनी स्वयं भी कर सकती है या इस कार्य को न्यासियों के द्वारा, ट्रस्टीज के द्वारा भी कराया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इसके लिए विनियोग खाते के अतिरिक्त ऋण पत्र न्यास खाता भी खोला जाता है यदि न्यासियों के थ्रू हो तो। इस विधि में प्रत्येक वर्ष शोधन निधि में मतलब रिडम्पशन
फंड में हस्तांतरित की जाने वाली रकम एक समान होती है, जो कि सिंकिंग फंड तालिका के आधार पर ज्ञात की जाती है। ये गणनाएं दो प्रकार से हो सकती है। यदि 1 रुपये की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक किस्त की राशि बतलाई गई हो, तो जो 1 रुपये से कम होती है, तो वार्षिक किस्त की राशि निकालने का फॉर्मूला है टेबल वैल्यू इंटू रेडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। और यदि 1 रुपये की किस्त का अवधि के अंत में मूल्य बतलाया गया हो जो 1 रुपये से अधिक होता है, पहले वाली स्थिति में पॉइंटों में होती है, ये 1 रुपये से अधिक होता है, तो वार्षिक किस्त निकालने का फॉर्मूला है रेडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स अपॉन टेबल वैल्यू। इसके बाद अपन लेखांकन प्रक्रिया समझेंगे कि कम्युलेटिव सिंकिंग फंड संचयी शोधन कोष के अंतर्गत लेखांकन किस प्रकार किया जाता है। तो संचयी कोष पद्धति द्वारा ऋण पत्रों का शोधन करने पर निम्नलिखित लेखा प्रविष्टियां की जाती है। नंबर 1, प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते से राशि हस्तांतरित करना। सबसे पहला काम होता है लाभ हानि खाते से डिबेंचर रिडम्पशन फंड या डिबेंचर सिंकिंग फंड में राशि हस्तांतरित करना। तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड या टू सिंकिंग फंड बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। तो पहले साल में वर्ष के अंत में पहली एंट्री ये होती है। उसके बाद इस राशि का व्यापार के बाहर विनियोग कर दिया जाता है, तो उसके लिए एंट्री होती है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड। प्रथम वर्ष में ये 2 प्रविष्टियां की जाती हैं। उसके बाद दूसरे साल में इन 2 के अलावा 2 प्रविष्टियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो पहले साल में विनियोग हुआ है उन पर ब्याज प्राप्त होता है और उस ब्याज को रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर किया जाता है। तो दूसरे साल में सबसे पहली एंट्री होती है ऋण पत्र शोधन कोष विनियोगों पर ब्याज प्राप्त होने की। तो वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। मतलब ब्याज किसका है? डिबेंचर रिडम्पशन फंड के इन्वेस्टमेंट्स का, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिर इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड या डिबेंचर सिंकिंग फंड बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर्ड। इसके बाद तीसरी एंट्री जो पहले साल के अंत में हुई वही एज इट इज होती है। लाभ हानि खाते से राशि ट्रांसफर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड। और चौथी प्रविष्टि दूसरे साल में होती है विनियोग करने की। ये विनियोग होता है जो ब्याज ट्रांसफर हुआ सिंकिंग फंड में वो प्लस जो लाभ हानि खाते से राशि ट्रांसफर हुई उन दोनों के योग के बराबर। तो उसकी एंट्री वही जो पहले साल में की डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड। अगले वर्षों में मतलब दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें प्रविष्टियां तो यही चारों होगी। राशि इंटरेस्ट की बदलती रहेगी, जो इंटरेस्ट की बदलेगी तो इंटरेस्ट को ट्रांसफर की भी बदलेगी, परंतु पी&एल से जो राशि ट्रांसफर होती है रिडम्पशन फंड में वो वही रहेगी, पर विनियोग की राशियां बदल जाएगी। एंट्री वही होगी, राशि बदलेगी। इसके बाद अंतिम वर्ष जब अपने को रिडम्पशन करना है तो अंतिम वर्ष में ऋण पत्रों के शोधन के लिए ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग को बेचा जाता है। ध्यान ये रखना है कि आखिरी साल के शुरुआत में यदि रिडम्पशन हो रहा है तो केवल सिक्योरिटीज बेचने की एंट्री होगी,
प्रॉफिट लॉस की होगी। परंतु यदि किसी लेखा वर्ष के अंत में रिडम्पशन हो रहा है तो पहले जो 3 एंट्रीज दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, मतलब पिछले सालों में होती आई, वो सब होगी। ब्याज प्राप्त होने की भी होगी, ब्याज ट्रांसफर की भी होगी, और P&L से राशि ट्रांसफर करने की भी होगी, यदि वर्ष के अंत में रिडम्पशन होना है तो वो 3 एंट्री हो जाने के बाद चौथी एंट्री इन्वेस्टमेंट की नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की होगी, क्योंकि अब रिडम्पशन होना है तो विनियोगों को बेचा जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बीइंग डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट सोल्ड। चूंकि ये बेचे हैं तो या तो बेचने पर लाभ होगा या हानि होगी। तो इन विनियोगों को बेचने पर लाभ होता है तो एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, और हानि होती है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये 3 एंट्री में से लाभ या हानि में से एक होगी। उसके बाद यदि ऋणपत्रों का शोधन प्रीमियम पर करना है और इन ऋणपत्रों के निर्गमन के समय शोधन पर देय प्रीमियम का प्रावधान नहीं किया गया है तो शोधन पर देय प्रीमियम के लिए, अर्थात शोधन पर देय प्रीमियम ऋणपत्र शोधन कोष में हस्तांतरित किया जाएगा, जिसके लिए प्रविष्टि होगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर। इसके बाद ऋण पत्रधारियों को पैसा चुकाना ड्यू हो जाएगा तो एंट्री होगी इतने % डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, यदि प्रीमियम पे शोधन है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। यदि शोधन सममूल्य पर होना है तो केवल ऋण पत्र खाता ही नाम किया जाएगा, प्रीमियम नहीं किया जाएगा, और डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा। फिर ऋण पत्रधारियों को भुगतान करना होता है तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक प्रविष्टि होगी, बीइंग पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। अब विनियोगों के विक्रय पर जो लाभ हुआ है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। पहले उसमें ट्रांसफर किया था तो बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद शोधन हो गया, फिर ऋण पत्र शोधन कोष खाते के शेष को सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित कर देते हैं तो एंट्री होती है डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये प्रविष्टियां पूरी हो गई डिबेंचर सिंकिंग फंड की। इसके बाद एक छोटे से उदाहरण से आपको ये समझाते हैं कि भाई इसका अकाउंटिंग कैसे होता है। हाँ, तो एक उदाहरण लेते हैं कि 1 जुलाई 2018 को गंगा लिमिटेड की पुस्तकों में 10% ऋण पत्र 8 लाख रुपए के थे, जिनका शोधन 30 जून 19 को होना था। इस स्थिति को सिंकिंग कोष खाते का शेष 7,49,000 रुपये था, जिनका प्रतिनिधित्व 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य के स्वयं के ऋण पत्र 99 रुपये के औसत भाव से क्रय किए गए थे तथा 6,60,000 रुपये अंकित मूल्य के 3% स्टॉक द्वारा होता था। वार्षिक किस्त 28,400 रुपये थी। 30 जून 19 को विनियोगों को 98 रुपये की दर से बेच दिया गया तथा ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया और इसमें संबंधित खाते पूछे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खाते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि ऋण पत्र सिंकिंग कोष खाते का शेष 7,49,000 है। सिंकिंग फंड अकाउंट में देखिए राइट साइड में पहली एंट्री है बाई बैलेंस BD 7,49,000 1 जुलाई को।
इसके बाद जिनका प्रतिनिधित्व, तो नेचुरल इनका इन्वेस्टमेंट 7,49,000 का कैसे किया हुआ है, वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टू बैलेंस BD लिख के अपन निकालेंगे। इन्होंने लिखा जिनका प्रतिनिधित्व 1,00,000 रुपए के अंकित मूल्य के स्वयं के ऋण पत्र 99 रुपए के औसत भाव से खरीदे। तो मतलब 1,00,000 का 99% हो गया 99,000, जो नीचे लिखा हुआ है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ब्रैकेट में प्लस करके किया हुआ है, तथा 6,60,000 अंकित मूल्य के 3% स्टॉक द्वारा होता था। तो 6,60,000 का स्टॉक जो था उसके द्वारा होता था। तो आप जानते हैं कि टोटल पैसा हमारे पास 7,49,000 था जिसका विनियोग हुआ। 7,49 में से 99,000 के अपन ने खरीद लिए खुद के डिबेंचर, पीछे कितने बचे 6,50,000। तो इसका मतलब है कि 6,60,000 अंकित मूल्य के जो स्टॉक थे उसको अपन ने 650 में खरीदा, इसलिए यहाँ प्लस करके 650 किया, वो भी डिस्काउंट पे खरीदा है जैसे अपन ने खुद के ऋण पत्र डिस्काउंट पे खरीदे। तो ये ओपनिंग बैलेंस हुआ। आगे कहा है वार्षिक किस्त 28,400 रुपये जोड़ी गई है। अब सारी एंट्रियाँ 30 जून को। तो सिंकिंग फंड अकाउंट में 30 एंट्री लिखी हुई बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 28,400, क्योंकि अपन जानते हैं कि लाभ हानि खाते से राशि ट्रांसफर करते हैं, एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, इसलिए सिंकिंग फंड अकाउंट के क्रेडिट में आ गया ये 28,400। उसके बाद तीस जून को विनियोगों को 98 रुपये की दर से बेच दिया और खुद के ऋण पत्रों का शोधन कर दिया। तो खुद के ऋण पत्रों का शोधन किया, तो जैसे ही खुद के ऋण पत्र यहाँ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 99,000 में खरीदे हुए हैं बैलेंस में, तो इनका जैसे ही अपन ने रद्द किया इनको, तो अपन ने एंट्री की 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये 1,00,000 रुपये की एंट्री हो गई। तो 1,00,000 रुपये के तो कैंसिल किए और 99,000 उसके खर्च हुए, तो 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो ये अपन ने डेबिट साइड में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के लिखा है टू सिंकिंग फंड अकाउंट 1,00,000 माइनस 99,000 बराबर 1,000 रुपये। तो प्रॉफिट होता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेचने से या रद्द करने से, तो अपन एंट्री करते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं सिंकिंग फंड का वो पैसा कैपिटल रिजर्व में। तो यही यहाँ किया गया है, टू सिंकिंग फंड लिखा है 1,000, सिंकिंग फंड में बाई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिखा है 1,000, फिर अंतवोगत्वा उसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व लिख दिया 1,000। शॉर्टकट में अपन सीधा भी लिख सकते हैं। इसके बाद ब्याज प्राप्त हुआ है। तो ब्याज आपको एक तो 6,60,000 पे आएगा और दूसरा बस एक ही आएगा इसमें, तो 6,60,000 का 3% अपन निकालेंगे तो आ जाएगा 19,800। और एक खुद के ऋण पत्र जो थे 1,00,000 के, उस पर 10% होता है 10,000। ये नीचे कैलकुलेशन की हुई है, सबसे नीचे कैलकुलेशन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो ऑन डिबेंचर पे 1,00,000 पे 10% 10,000, 3% स्टॉक 660 का तो 19,800। क्योंकि अपन डिस्काउंट पे खरीदें या प्रीमियम पे, ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे ही मिलता है। तो ये 29,800 का इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिख दिया। ये 2 बार लिख दिया है, एक बार गलत है हटा देना, जोड़ में एक बार ही लिया गया है। उसके बाद जो अपन ने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं 98 रुपीज़ की दर से, तो ये अपन जब इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो एंट्री करते हैं
बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो बाई बैंक आ गया 6,60,000 का 98%, 6,46,800। क्योंकि अपन ने 6,50,000 में खरीदे थे, डेबिट साइड में अपने लिया हुआ है, तो लॉस हो गया 3,200 को। तो लॉस होता है तो अपन एंट्री करते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में बाई सिंकिंग फंड आ गया 3,200, और सिंकिंग फंड अकाउंट में आ गया टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 3,200। इसके बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद हो गया और सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस रह गया 8,04,000 जो जनरल रिजर्व में अपन ने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस सवाल को एक बार आप वापस देख लीजिएगा, और भी कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ में मैं भेजूंगा, उनको भी देख लीजिए, कोई तकलीफ आती है पूछ लीजिएगा।